हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जैसा कि आप सामने ये बिहार शिक्षक भर्ती की सचिन सर की ये बुक है, आप देख पा रहे हैं। ये बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इसमें बीपीएससी के अभी तक 1994 से लेके अभी तक यानी कि 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएससी यानी कि स्टेट लेवल का हो जो स्टेट पीसीएस है, या फिर टीआरई एग्ज़ाम का हो, या फिर बिहार में हुए किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जो है वो डिस्कस किए गए हैं। साथ ही साथ जो जो 2024-25 की जो आर्थिक सर्वेक्षण था और बिहार बजट 25-26 जो आया और जातीय जनगणना 2023 की जो है, ये सब टॉपिक भी इसमें इम्पॉर्टेंट कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ 2024 से लेकर 2025 मई 2025 तक के करंट अफेयर भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आपको बता दें, अभी तक हम लोगों ने लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में ये वाला क्वेश्चन कल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और उसी प्ले लिस्ट में आपको हिस्ट्री के साथ साथ बिहार बजट आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर देखें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आती है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्राप्त करवा दी जाती है। उसके बाद टेलीग्राम पर आपको कोई भी क्लास हो उसका पीडीएफ मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। क्वेश्चन था आपके लिए, जो होमवर्क क्वेश्चन था, बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के जो है 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो उत्तर की तरफ लगता है। आप सभी को पता है, बिहार को अगर इस तरह से डिवाइड करें तो इसकी आकृति आयताकार होती है, और उत्तर के ऊपर के साइड को नॉर्थ बोला जाता है, नीचे के साइड को साउथ बोला जाता है, इधर के साइड को ईस्ट बोला जाता है और इधर वेस्ट होता है। इधर ही ये नेपाल पड़ता है और नेपाल से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें उन 8 जिलों की, तो ये 8 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज जो है ये नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला ज़िला है। ये नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, पश्चिमी चंपारण दिया है? नहीं दिया है। उसके बाद देखिए पूर्वी चंपारण दिया है, पूर्वी चंपारण नहीं दिया है। फिर उसके बाद देखिए सीतामढ़ी दिया है, सीतामढ़ी दिया है, बिल्कुल सही बात। फिर दिया है मधुबनी, मधुबनी भी सही बात। सुपौल नहीं दिया है। अररिया नहीं दिया है। किशनगंज दिया है। पूर्णिया जो है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का वो कौन सा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, तो बिहार का जो किशनगंज ज़िला है ये पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। लेकिन बिहार का जो पूर्णिया ज़िला है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 65, 67, 68 या फिर 70? 2017-18 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में जो कुल कार्यशील जनसंख्या में लगभग कृषि का जो परसेंट था वो 60 से 70% था। कितना था? 60 से 70% था, ठीक है। अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप यानी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उसमें संबंधित कार्यों में संलग्न थे। बी, सी और डी आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, इसलिए जो उसका उत्तर है वो ई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी भी, सी भी और डी भी ये तीनों 60, ये चारों ही इसके अंतर्गत आते हैं। 60 से 70 के अंतर्गत चारों ही आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर सही माना गया था वो ई माना गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक आयोग के द्वारा ही इसका आंसर ई माना गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कृषि भूमि की जोतों का यानी कि जो एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है वो बिहार में अदर स्टेट के कंपेयर में क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय।
देश में सबसे छोटी औसत जोत जो है वो केरल की है। सबसे छोटी किसकी है? केरल की है। यानी कि यहाँ पे खेती जो है वो खेती के लिए जो स्थान है वो सबसे कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिहार। बिहार की 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार औसत जोत जो था वो 0.39 हेक्टेयर था। कृषि जोत का औसत आकार यह बताता है कि प्रत्येक कृषक या परिवार के पास औसतन कितनी जमीन है। तो बिहार जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन कम है, इसलिए यहाँ की औसत जोत जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। पहले केरल पे आती है फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आती है बिहार। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक, 40% से 50%, 30% से 40 या 30% से कम। कितना परसेंट भाग जो है वो सिंचित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 50% से अधिक। 1990 के दशक में बिहार में लगभग 55% से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचित थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये 50% से अधिक हो गया है, या लगभग इसका आंकड़ा जो है वो 60% के अधिक पहुंच गया है। तो 60% आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए आप 50% से अधिक मार्क करके आएंगे। बिहार में कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें सिंचाई का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो किससे की जाती है? नहरों से, नदियों से, नालों से या नलकूपों से? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो है वो किससे की जाती है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बिहार में जो कृषि की सिंचित भूमि है वो 60% से अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 60, 40, 80 या 70? बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.8% जो है अपने पास रखता है। इसकी टोटल जो अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर में निकालेंगे तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। इसमें अगर बात करें लगभग 56 से लेकर 58 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि में प्रयुक्त की जाती है। 56 से लेकर 58 लाख हेक्टेयर भूमि जो लगभग 60% के बराबर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत 60% है। बिहार एक कृषि प्रदेश राज्य है। यहाँ पर लगभग 80% जो यहाँ की जनसंख्या है वो कृषि में शामिल है, कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी जो कृषि के माध्यम से पे कमा रहे, इनकम कमा रहे हैं, उनको आय हो रही है। लेकिन घर के बच्चे जो एक ही कृषि, इतनी आपके पास खेती है और इसी में घर के 10 सदस्य हैं, 10 के 10 लोग इसमें लगे हैं, तो इसमें कितना आपको आय मिलेगा, कितने आपको इनकम मिल जाएगी? तो इसी को अपरोक्ष या परोक्ष कृषि या अप्रत्यक्ष कृषि के नाम से जाना जाता है। लगभग 80% जो जनसंख्या है ये इसी में लगी हुई है। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि 60% भूभाग जो है वो कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना होता है नहीं पे, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी ऐसे टाइप में गलत हो जाता है। पहला दिया है बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का 46% सिंचित है। बिल्कुल सही बात, अभी हम लोगों ने देखा था 46 से लेकर 48% जो है वो सिंचित भूमि है। दूसरा दिया है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार में ना सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। बिहार का लगभग 60% एरिया जो है वो नलकूपों, 60% से अधिक ही कह लें, नलकूपों तथा नहरों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, और इसके सिंचित होता है, और नलकूपों द्वारा 60% से अधिक, और नहरों द्वारा 30 से 35% जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यही जो है गलत हो जाएगा। ठीक, नहरों द्वारा सिंचित और भी देख लें, क्योंकि मोर ऑफ वन का ऑप्शन रहता है। अगला है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिले हैं। बिल्कुल सही बात है। नलकूपों द्वारा सिंचित समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया। बिल्कुल सही बात। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन बी है, और यही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है कि बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहरों द्वारा, तो 30% नहीं 60% नहरों द्वारा होता है, और नलकूपों द्वारा कितना होता है? 30 से 35% नलकूपों द्वारा होता है।
अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन बैराज परियोजना या गंडक परियोजना। पूछा है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बिहार जो है अगर इसको 4 भागों में बांट दें तो बिहार का ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से ये सीमा साझा करता है। पूछा है इसमें से कौन सी परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए संयुक्त रूप से यूज होती है। तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण ये उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा बनाती है। इसी पे बना है गंडक परियोजना। गंडक नदी यहीं से आती है और नेपाल से आती हुई पश्चिमी चंपारण से जो है बिहार में प्रवेश करती है और इसी पे बना हुआ है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रित परियोजना है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ नेपाल तीनों भागीदारी हैं। अब बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश तीनों के साथ ये सीमा साझा करती है। तीनों के साथ जो है यह संयुक्त रूप से सिंचाई परियोजना है। ये है कहाँ? तो यह बैराज वाल्मीकि नगर बैराज बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह परियोजना गंडक नदी पर आधारित है जो नेपाल से निकलती है और बिहार और यूपी तीनों में ही जो है बहती है गंडक नदी। ठीक, यूपी में तो नहीं बहती गंडक नदी, लेकिन इसका जो है कुछ हिस्सा इस सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में यूज किया जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक परियोजना। ठीक है, दामोदर वैली झारखंड में है। कोसी परियोजना, कोसी जो है बिहार के कुछ यहाँ बीचों बीच में आता है गंगा नदी में, तो यहाँ पे होगा नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी नेपाल से निकलती हुई बिहार के जो पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है जहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज है वहाँ पे जो है बिहार में आती है और इसी पे जो है गंडक परियोजना, गंडक नदी परियोजना बना हुआ है और ये बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश तीनों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्रफल में सिंचित होता है? किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। बिहार में सिंचाई है तो त्रिवेणी नहर प्रयुक्त। यह बिहार राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? बिहार की सिंचाई क्षमता ऑप्शन दिया है 89.20 लाख हेक्टेयर। यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार की जो सिंचाई क्षमता है वो 89.20 लाख हेक्टेयर है, 89.20 लाख हेक्टेयर है। 1995 से पूर्व के बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य की अंतिम सिंचाई क्षमता लगभग 89.20 लाख हेक्टेयर है। बिहार की वर्तमान सिंचाई क्षमता की अगर बात करें तो अगर वर्तमान में, ये जो है क्वेश्चन देखिए 1995 में पूछा गया था तब ये ऑप्शन था, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें कितनी है तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। 117.54 लाख हेक्टेयर वर्तमान में है। ठीक है, और 1995 के अनुसार इसका आंसर ये माना गया था। लेकिन अभी आपको ये मार्क नहीं करना, अगर पूछ लिया जाए बिहार की सिंचाई क्षमता वर्तमान में कितनी है तो 117.54 लाख हेक्टेयर ये वर्तमान में बिहार की सिंचाई क्षमता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन, खड़िन पाइन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आहर पाइन। आहर पाइन प्रणाली दक्षिण बिहार विशेषकर मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही एक परंपरागत जल संचयन और सिंचाई प्रणाली है। आहर एक प्रकार का तालाब या जलाशय होता है जहां वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है, जबकि पाइन आहर से जुड़े छोटे छोटे चैनल यानी कि नालों को कहा जाता है। एक इस तरह से तालाब बनाया जाता है, इसी को आहर कहा जाता है, आहर। और इन्हीं तालाबों से निकलते हुए छोटे छोटे नाले इनको पाइन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पाइन कहा जाता है, जिससे जो है खेतों में जल पहुंचाया जाता है। इसी को आहर पाइन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा गया है, क्यों? सूखी सहसूड़ी फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज जैसे आप जौ, मक्का,
ज्वार, इन सबको चीज़ों को जानते हैं ना, इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। इसे ही भविष्य का फसल कहा गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पूछा जाएगा भविष्य का फसल किसे कहा जाता है, तो मोटे अनाज को भविष्य का फसल कहा जाता है, क्योंकि यह सूखा सहसूर फसल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सूखा सहसूर फसल है, इसलिए इसे भविष्य का फसल कहा जाता है। पोषण में भी ये गेहूं चावल से कई गुना बेहतर होते हैं। इनमें फाइबर, लौह, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर होते हैं। लेकिन मुख्य कारण जिस वजह से इसे भविष्य का फसल कहा गया, वो इसलिए कहा गया, वह इनकी जलवायु सहनशीलता और कम संसाधन पर निर्भरता है। ठीक है, इन्हें जो है संसाधन की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें भविष्य का फसल कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सूखी सहसूर फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले बिहार के जिले जान लेते हैं। उत्तर पूर्व है कौन सा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस वाले क्षेत्र को उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, इसको जो है नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, और इस वाले क्षेत्र को साउथ वेस्ट कहेंगे। पूछा है कि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले कौन से हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक है। अधिकांश वर्गीकरण के अनुसार उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आने वाले जिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो कितनी है? 9। अब उत्तर पश्चिम कौन से हैं? उत्तर पश्चिम कौन से हैं? ये वाले। यहाँ पे कितने जिले जो है जलवायु सहिष्णु है? 9 जिले। अगर पूछा जाए वो 9 जिलों के नाम बताइए जो जलवायु सहिष्णु हैं, तो उनमें से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। ये 9 जिले जो हैं ये कृषि जलवायु क्षेत्र से अधिक जो है सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, कहाँ से? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वो जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली। ये सारे जिले जो हैं ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पूर्ण रूप से आने वाले जिलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार जूट के मामले में नंबर 1 पे है। जूट उत्पादन में अगर बात करें सबसे अधिक पूरे भारत में कौन सा है, तो बिहार है। और बिहार का वो कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो बिहार का पूर्णिया जिला जो है ये सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। यहाँ की जलवायु और मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो जूट उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त अररिया, कटिहार और किशनगंज में भी जूट उत्पादन होता है। किशनगंज बिहार का वह जिला है जो पश्चिमी चंपारण और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। जूट को ही गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। इसके लिए जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया? गंगा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तराई पट्टी, नगरीय केंद्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। इस योजना में बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, सारण जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए जिले हैं उनको शामिल किया गया। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य जो है वो रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अब आपको एक बात बता दें, अगर ऑर्गेनिक कृषि की ही बात कर रहे हैं तो सबसे नंबर 1 पे भारत का वह कौन सा राज्य है जो ऑर्गेनिक के माध्यम से ऑर्गेनिक कृषि करता है? तो भारत का जो सिक्किम राज्य है ना, यहाँ पे पूर्णतः आपको ऑर्गेनिक कृषि देखने को मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 60%। भारत
के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 74% या भारत के उत्पादन का 80%, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बिहार में लीची उत्पादन कितना है? तो आपको बता दें बिहार भारत का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य है। मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है इसे तो जीआई टैग भी मिल चुका है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में जो शाही लीची है उसको जीआई टैग बिहार के किस ज़िले से मिला है, तो मुजफ्फरपुर से मिला है। और भारत में पूरे भारत की बात करें तो बिहार जो है ये लीची उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। बिहार में लीची उत्पादन का भारत के कुल उत्पादन का लगभग 40 से 45% है। कितना है? 40 से 45%, जो आपको ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, कितना है? 40 से 45% है। अगला क्वेश्चन, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चना या आलू? तो चावल के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूं ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार कृषि आधारित राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे चावल जो है यह इसका प्रमुख फसल है और दूसरे स्थान पे गेहूँ आता है जो रबी की फसल होता है। ठीक है, अगर गेहूँ की बात करें तो यह रबी की फसल होता है और चावल की बात करें तो यह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, चाय और जौ, मूंगफली, कॉफ़ी, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप सभी को पता है, गेहूं, चावल और मक्का ये बिहार की मुख्य खाद्य फसलें हैं, यानी कि जो खाने के लिए उगाई जाती हैं। गेहूं चावल जिसे धान कहते हैं या खरीफ की फसल है। गेहूं रबी की फसल के अंतर्गत आता है और मक्का जो है यह खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है और यही बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुख, आत्मनिर्भर। यानी कि जो बिहार की कृषि है वो कैसी है? लोगों को लाइफ गिविंग, यानी कि लोगों को जीवन देती है, या लोग यहाँ से व्यवसाय करते हैं कृषि के माध्यम से, या फिर ये जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि लोग जो है बेचने के लिए कृषि करते हैं, या फिर सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद के लिए कृषि करते हैं। तो आपको बता दें बिहार जो है कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर माना जाता है, यानी कि ये खुद के लिए कृषि करते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ सिंचाई व्यवस्था का विकास राज्य की कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है जिससे राज्य की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। बिहार के जो क्षेत्रफल है वो वहाँ के रहने वाली जनसंख्या के अनुसार बहुत कम है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक घनत्व तो किस राज्य का है, तो बिहार का ही है। तो इसलिए यहाँ को जो है वो सिर्फ रिलेंट जो होती है वो कृषि होती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 गुना। भारत की स्वतंत्रता कब हुई, यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में हुआ, ये हम सभी को पता है। उसके बाद बिहार की कृषि क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए यह तीव्र गति से प्रगत हुआ। 1950 के दशक में बिहार का जो क्षेत्र था वो 9 लाख हेक्टेयर ये सिंचित क्षेत्र था। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की अंतिम जो सिंचाई क्षमता है वो वर्तमान में कितनी है? 117.54 लाख हेक्टेयर आंकी गई है। तो यह लगभग कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर या 89.9 लाख हेक्टेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 95 लाख हेक्टेयर। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल 95 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। यह आंकड़ा 2000 के दशक की शुरुआत का है। वर्तमान में बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल का लगभग 56 से 60 लाख हेक्टेयर के आसपास है। ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, उसमें 95 लाख हेक्टेयर था, लेकिन अभी कितनी है? 56 से 60 लाख हेक्टेयर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के शिष्य गहनता कितनी है? बिहार में सस्य गहनता कितनी है? यानी कि यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है, कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 128%। इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में, ये 1995 का क्वेश्चन है। उस समय के अनुसार कितनी थी? 128% थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए 2023-24 के आंकड़े के अनुसार कितनी है, तो 144.5% है। कितनी है? 144.5% है। उस समय ये माना गया था, अभी ये जवाब नहीं होगा। अभी कितना होगा? 144.5%। ये सहन गहनता है बिहार की। ठीक है, सहन गहनता क्या होता है? तो एक कृषि सूचकांक है जो यह दर्शाता है कि
कि एक वर्ष में एक वर्ष में एक ही भूमि पर कितनी बार फसलें उगाई गई हैं, ये दर्शाता है सैन्य गहनता। तो वर्तमान में बिहार की कितनी है, 144.5% जो है वो आकी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। बिहार में चाय बागानों की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुरगंज। बिहार का जो ठाकुरगंज है, यहाँ पे चाय बागानों की शुरुआत जो है वो सबसे पहले की गई। अब बात करें ये ठाकुरगंज कहाँ पे आता है, तो बिहार का जो किशनगंज है, किशनगंज जो जिला है, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, यहाँ के ठाकुरगंज में चाय बागानों की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। यह दार्जिलिंग से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी जलवायु तथा मृदा चाय की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य का हिस्सा है। दार्जिलिंग भारत के किस राज्य का हिस्सा है, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप सो आप लोग सबको पता होगा कि दार्जिलिंग में जो है वो चाय उत्पादन के लिए नंबर 1 पे माना जाता है और ये भारत के किस राज्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। रोहतास जिला बिहार का वह जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यहीं पे रोहतास स्थित है और यह इधर से यूपी और इधर से झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। रोहतास जिला बिहार का ऐसा जिला है जहाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई की सबसे अधिक सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना सोन नहर प्रणाली है, जो बिहार की सबसे लंबी और पुरानी नहर प्रणाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कई प्रमुख उद्योग हैं, जैसे चीनी उद्योग, आटा उद्योग, दाल उद्योग, ये तीनों ही प्रमुख है। चीनी उद्योग को ही गन्ना उद्योग कहा जाता है क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। उसके बाद अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, ये सभी जो हैं प्रमुख हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, इसलिए बिहार में एकाधिक खाद्य आधारित उद्योग को प्रभुत्व है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस राज्य का किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। चावल, गेहूं, मक्का, जौ। तो बिहार की जो सबसे प्रमुख फसल है वो तो चावल है, लेकिन यहाँ पे प्रति हेक्टेयर पूछा है सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है, तो मक्का का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। आपने एक नाम सुना होगा HYV, हाई इल्डिंग वैरायटी। हाई इल्डिंग वैरायटी इसका फुल फॉर्म किया जाता है। इस हाई इल्डिंग वैरायटी का उपयोग करके उन्नत तकनीक और सिंचाई सुविधा और कम समय में उत्पादन किया जाता है और यह बिहार में मक्का के लिए यूज किया जाता है। हाई इल्डिंग वैरायटी का यूज किया गया बिहार की मक्का के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। अगर बिहार की प्रमुख फसल पूछे सबसे ज़्यादा किसको उगाया जाता है, तो चावल बिहार की प्रमुख फसल है, लेकिन मक्का जो है ये प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा अधिक उगाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख फसल क्या है। चावल, मकई, दलहन, गेहूं। ऑप्शन आपके सामने केवल एक व तीन और ऑप्शन आपको बता देते हैं जो यहाँ पे PDF में कट गया है। 2 और 4, फिर लास्ट ऑप्शन है 2 और 3। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए आपके सामने है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4 और ऑप्शन डी है 2 और 3। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि छोटा नागपुर पठार है जो है उसके प्रमुख फसलें कौन सी हैं। आई होप सो आप लोग इसका जवाब देंगे। अगर आपका जवाब सही होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।